Hello everyone, let's continue with the lecture 2 of VSF 121, that is classification of vegetables. So here is the classification of vegetables. Vegetable crops generally consist of 1200 species from 78 familiar species and 860 species to 59 families, out of which some are dicotyledons and some are monocotyledons. So dicotyledons और मोनोकोटिलिडन्स का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सिर्फ एक ही लीफ रहता है ड्यूरिंग द सीडलिंग स्टेज. ठीक है, जैसे कि एक ही सीड लीफ रहेगा. सबसे ज़्यादा ये जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं ये ग्रासेस, ऑर्किड्स या फिर बैम्बू, शुगर केन में रहते हैं. और जो डाइकोटिलिडन्स हैं, डाइकोट का मतलब है टू, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनमें दो लीव्स रहते हैं सीडलिंग स्टेजेस पे, यानी कि दो लीव्स या जिन्हें आप सीड लीव्स भी कह सकते हैं. देन 90 species of vegetables are cultivated in the tropical and subtropical parts of the country and 15 species are commercially important. So 90 species जो हैं vegetables की cultivate की जा रही हैं tropical और subtropical parts में. So here is the different methods of classification of vegetables. So बहुत important question है कि vegetables की classification के कितने methods हैं. So first one is botanical classification, then classification based on hardiness, classification based on growing season, very important, the classification based on growing season. Then the classification based on soil reaction, that is about to tolerance to soil reaction. Then based on salt tolerance, about on the photoperiod requirement, on rooting depth, and then plant parts used as a vegetables. Thereafter classification based on the method of culture. So one by one I will discuss about the classification methods. So ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल वेजिटेबल की रिलेशनशिप कैसा है उस पर्टिकुलर, या तो अगर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट के साथ, फोटो पीरियड की बात कर रहे हैं तो फोटो पीरियड के साथ क्या रिलेशन है, लॉन्ग डे प्लांट्स है, शॉर्ट डे प्लांट है, तो मतलब डे लेंथ पे वेजिटेबल्स की जो क्रॉप है उसके ऊपर डिपेंडेंस है. देन टू अवॉइड रेपिटेशन वाइल डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑपरेशंस. सो कल्चरल मेथड के अकॉर्डिंगली जब क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि क्या मेथड है उसको कल्चर करने का, यानी कि ग्रो करने का. If the method of growing each is dealt with in detail, then it's likely to things complicated and causes a lot of repetition. So meaning कि कोई भी मेथड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि repetition आए. repetition जो है डिज़ायरेबल है. वेजिटेबल्स की क्लासिफिकेशन को अगर अवॉइड करना है तो repetition को अवॉइड करना पड़ेगा. सो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे अगर बात की जाए तो प्लांट्स को 4 मेजर सब कम्युनिटीज़ में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा. तो जो वेजिटेबल्स हैं वो जनरली स्पर्मेटोफाइट होते हैं जिसमें एंजियोस्पर्म्स और मोनोस्पर्म्स रहते हैं. ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है एंजियोस्पर्म्स और मोनोस्पर्म्स में अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स में मोनोकोटिलिडन्स और डाइकोटिलिडन्स रहते हैं. ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेजिटेबल्स की अगर बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो बोटेनिकली स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं और एंजियोस्पर्म्स का मतलब है फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, और जिनका जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स जो हैं फ्रूट्स के अंदर रहता है. ठीक है, और सेकेंड वन जो वर्ड है दैट इज़ अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. तो कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो कि वेजिटेबल्स की जिम्नोस्पर्म में कंप्लीट होते हैं, यानी कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, लाइक जो कोन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर जिनमें स्केल्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, तो जो सीड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो लेस रहते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो सीड्स है वो एक्सपोज रहता है सरफेस के ऊपर, लीफ के सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो स्पर्मेटोफाइट डिवीज़न में आती है.
जनरली अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो वो डिवीज़न एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो डाइकोटिलेडन्स रहती हैं। तो कुछ ही स्पीशीज़ हैं जो मोनोकोटिलेडन्स हैं और मैक्सिमम स्पीशीज़ जो हैं वो डाइकोटिलेडन्स रहती हैं। क्लासिफिकेशन की बात की जाए हार्डीनेस के बेस पे, तो हार्डीनेस के बेस पे यानी कि थर्मो क्लासिफिकेशन जिसे कि आप कह सकते हैं कि कितनी वेजिटेबल की एबिलिटी है टू विथस्टैंड अगेंस्ट द फ्रॉस्ट। सो हार्डी वेजिटेबल्स फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज सेमी हार्डी एंड देन टेंडर वेजिटेबल्स। सो हार्डी वेजिटेबल्स यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स जो फ्रॉस्ट इंजरी को विदाउट फ्रॉस्ट मतलब कि जो स्टैंड कर सकती हैं विदाउट एनी इंजरी इवन इफ देयर इज एनी फ्रॉस्ट, यानी कि फ्रॉस्ट होने के बावजूद भी ऐसी वेजिटेबल जो स्टैंड कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिए गए हैं ब्रोकली, कैबेज, पी, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, गार्लिक, अनियन, लीक, रेडिश, स्पिनच, टर्निप एंड पार्सले। देन सेमी हार्डी वेजिटेबल्स, तो सेमी हार्डी वेजिटेबल्स जो होते हैं वैसी वेजिटेबल्स जो थोड़ी लाइट फ्रॉस्ट से इंजर्ड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट की बात करें, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, सेलेरी, लेट्यूस, बीट एंड पालक। सो टेंडर वेजिटेबल्स ऐसी वेजिटेबल्स रहेंगी जो कि फ्रॉस्ट को बिल्कुल भी विथस्टैंड नहीं कर सकती, यानी कि अगर फ्रॉस्ट होगी तो उनमें इंजरी हो जाएगी। जैसे कि जितने भी हमारी समर वेजिटेबल्स हैं लाइक पी भी है, फ्रेंच बीन है, ड्रम स्टिक, एलिफेंट फुट याम, कसावा या स्वीट पोटैटो है, तो ये हमारी टेंडर वेजिटेबल्स रहती हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग सीजन के बेस पे की जाए जैसे कि समर सीजन वेजिटेबल्स, रेनी और खरीफ सीजन वेजिटेबल्स एंड देन विंटर वेजिटेबल्स। तो समर सीजन वेजिटेबल्स का मतलब डायरेक्टली आप टेम्परेचर से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी कि जब ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 20 to 27 डिग्री सेल्सियस रहता है और मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी जनरली जो क्रॉप्स आएंगी समर सीजन वेजिटेबल्स ही आएंगी, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, ओकरा, कुकुम्बर, फ्रेंच बीन, काउपी एंड एक्स्ट्रा। देन अबाउट द रेनी सीजन वेजिटेबल, रेनी सीजन वेजिटेबल्स में आपकी ओकरा, कुकुम्बर, ब्रिंजल, चिल्ली, टोमेटो, गॉड्स, जिंजर, टर्मरिक, काउपी, हाइसिंथ बीन या फिर जितने भी तरह की ये बीन्स रहती हैं वो रेनी और खरीफ सीजन की वेजिटेबल्स रहती हैं। देन विंटर सीजन की वेजिटेबल्स कौन सी होती है? विंटर सीजन का मतलब है जो ऐसी वेजिटेबल्स जो कि ऑप्टिमम मंथली टेम्परेचर जिनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए 12 to 17 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस को भी बियर कर सकती है। अब एग्जांपल अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जो 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी रह सकती हैं, तो वो रहती हैं आपकी एस्पैरेगस और रूबाब। और कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर जितने भी कोल क्रॉप्स हैं या फिर रूट क्रॉप्स हैं, थोड़ी बहुत आपकी जो विंटर की जो वेजिटेबल्स रहती हैं जैसे कि आपकी लीफी वेजिटेबल्स हैं, अनियन, गार्लिक है, तो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉइल टॉलरेंस टू अबाउट द सॉइल टॉलरेंस। सो सॉइल टॉलरेंस या सॉइल रिएक्शन का मतलब है कि या तो स्लाइटली टॉलरेंट यानी कि पीएच के ऊपर डिपेंडेंट है। पीएच जब 6.8 to 6.0 रहेगी तो ऐसी वेजिटेबल जो इस पीएच रेंज पे ग्रो की जा सकती हैं तो उन्हें आप कहेंगे स्लाइटली टॉलरेंट टू सॉइल रिएक्शन। देन मॉडरेटली टॉलरेंट, पीएच जिसके लिए जो कि 6.8 यानी कि 5.5 से 6.8 तक वेरी कर रही है, और वेरी हाई टॉलरेंट मतलब कि जो ज़्यादा एसिडिक पीएच पे ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैक्सिमम जो कोल क्रॉप्स हैं, ओकरा है, स्पाइनच है, लीक है, देन चाइनीज़ कैबेज है, तो ये स्लाइटली टॉलरेंट में आएंगी। और मॉडरेटली टॉलरेंट में बीन्स, कैरेट, कुकुम्बर, ब्रिंजल, गार्लिक, पी, टोमेटो, रेडिश, टर्निप, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स एक्सेट्रा। About the high tolerant vegetable crops, potato, sweet potato, watermelon, chicory and rhubarb। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं ग्रो की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सॉइल रिएक्शन, यानी कि एसिडिटी और बेसिक और एल्केलाइन नेचर के सॉइल का जो नेचर है उसकी तरफ अगर वेजिटेबल्स का ग्रोइंग रिएक्शन कैसा है तो उन्हें आप टॉलरेंस टू सॉइल रिएक्शन कहेंगे। अब सॉल्ट टॉलरेंस के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो एक रहती है सेंसिटिव सॉइल्स, सेंसिटिव टू साल्ट टॉलरेंस, जैसे कि जितने भी आपके पी, बीन्स, रेडिश और पोटैटो, ब्रिंजल, स्वीट पोटैटो हैं, ये सेंसिटिव क्रॉप है अगेंस्ट द सॉल्ट टॉलरेंस। देन मॉडरेटली टॉलरेंस या मॉडरेटली रेजिस्टेंट में आपकी स्पीशीज रहेंगी अनियन, कैरेट, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टोमेटो, मेलन्स एंड चिल्ली।
देन रेजिस्टेंट टू और टॉलरेंट, यानी कि रेजिस्टेंट है सॉल्ट के लिए, सॉल्ट टॉलरेंस के लिए, तो एस्पैरेगस, बीट, लेट्यूस, बिटर गॉर्ड एंड एश गॉर्ड। तो ये एग्जांपल्स आपके बहुत सारे नेट या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेजिटेबल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं कि कौन सी आपकी सॉल्ट टॉलरेंस क्रॉप है, कौन सी मॉडरेटली रेजिस्टेंट है या फिर सेंसिटिव टू सॉल्ट टॉलरेंस है। देन अबाउट द फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट, क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो हम लाइट की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली भी वेजिटेबल्स को क्लासीफाइज कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग डे वेजिटेबल्स, शॉर्ट डे वेजिटेबल्स, डे न्यूट्रल वेजिटेबल्स। लॉन्ग डे वेजिटेबल्स जिनके लिए जो 8 to 10 आवर्स डार्कनेस के चाहिए, शॉर्ट डे के लिए 10 to 14 आवर्स डार्कनेस, एंड डे न्यूट्रल जो मतलब कि फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्रॉप्स के, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा, फ्रेंच बीन, कुकुम्बर, काउपी, ये आपकी डे न्यूट्रल क्रॉप्स में आती हैं। बाकी जो आपकी स्वीट पोटैटो है, लेबलब बीन है, विंग्ड बीन है, क्लस्टर बीन है, वो आपके शॉर्ट डे प्लांट्स में आते हैं। देन लॉन्ग डे प्लांट्स जो है जिनके लिए जो डार्कनेस का पीरियड है वो कम है, तो इस तरह की क्रॉप्स जो कि आपकी कोल क्रॉप्स हैं, कुछ रूट क्रॉप्स हैं और अनियन जैसी क्रॉप्स हैं, तो आपकी लॉन्ग डे प्लांट्स में आती है, यानी कि लॉन्ग डे वेजिटेबल्स हैं। देन अबाउट द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रूटिंग डेप्थ, कि जो प्लांट की यानी कि किसी वेजिटेबल की जो रूटिंग डेप्थ है वो कितनी है, क्या तो वो बहुत शैलो हो सकती है, जिसे कि आप वेरी शैलो रूटेड क्रॉप कह सकते हैं, जिसकी जो डेप्थ है 15 से 30 सेंटीमीटर की रहती है। शैलो रूटेड में 30 to 60 सेंटीमीटर की डेप्थ रहती है और मॉडरेटली डीप रूटेड में 60 to 90 सेंटीमीटर की रूटिंग डेप्थ रहती है। देन अबाउट द डीप रूटेड यानी कि बहुत ज़्यादा जिनकी जड़ें बहुत लंबे तक जाती हैं सॉइल में, जैसे कि लेंथ है 90 to 120 सेंटीमीटर। देन वेरी डीप रूटेड क्रॉप्स में 120 to 180 सेंटीमीटर की रूटिंग डेप्थ होती है। तो जो शैलो रूटेड वेजिटेबल्स हैं उनके लिए लाइट इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और जो डीप रूटेड वेजिटेबल्स रहते हैं उनके लिए हैवी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अकॉर्डिंग टू द रूटिंग डेप्थ शैलो रूटेड के और अदर रूटेड क्रॉप्स के। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लांट पार्ट्स यूज एज अ वेजिटेबल, तो किस प्लांट पार्ट को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन की जा रही है। जैसे कि लीव्स की क्लासिफिकेशन, लीव्स के अकॉर्डिंगली बात करें तो कैबेज की भी हम लीव्स खा रहे हैं, पालक, फेनुग्रीक, अमरंथस, लेट्यूस, सेलरी एंड पार्सले और मैनी अदर क्रॉप्स जिनके हम लीव्स कंज्यूम कर रहे हैं। देन फ्लावर्स की बात करें तो ब्रोकली, क्लोव, आर्टिचोक जिनके हम फ्लावर्स को कंज्यूम कर रहे हैं। देयर आफ्टर फ्रूट्स, फ्रूटिंग वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बीन्स, ओकरा एंड कुकुबिट्स। अबाउट द मॉडिफाइड स्टेम हम नोल, खोल, कॉलीफ्लावर और एस्पैरेगस की ले रहे हैं, जैसे कि एस्पैरेगस में हम मॉडिफाइड स्पीयर्स को यूज़ कर रहे हैं। अंडरग्राउंड में जितने भी हमारी जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स हैं यानी कि जो रूट क्रॉप्स हैं, कुछ ट्यूबर क्रॉप्स हैं, उन्हें ले रहे हैं जो कि आपकी अंडरग्राउंड वेजिटेबल क्रॉप्स में आती हैं। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ कल्चर, कौन सा मेथड जो है फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट सूटेड है, उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन के पार्ट रहते हैं, यानी कि जैसे कि कुकुरबिट्स, कोल क्रॉप्स, सोलेनेशियस, बल्बस क्रॉप्स, इनके लिए एक जैसी जो रिक्वायरमेंट रहती है कल्चरल ऑपरेशन, यानी कि एक जैसे जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए वो सेम टेम्परेचर या सेम कल्चरल मेथड ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ग्रोइंग एंड प्रोपगेशन पर्पस, या फिर क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे भी वेजिटेबल्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो डिपेंडेंट करती है कि उसका कल्चरल मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है। सो यहाँ पे ग्रुप वाइज डिस्कशन की गई है कि ग्रुप 1 में पोटैटो आता है, ग्रुप 2 में सोलेनेशियस क्रॉप्स रहती हैं, ग्रुप 3 में कोल क्रॉप्स रहती हैं, ग्रुप 4 में कुकुरबिट्स, सारे के सारे कुकुरबिट्स, ग्रुप 5 में रूट क्रॉप्स आती हैं, ग्रुप 6 में आपके बल्बस क्रॉप्स यानी कि अनियन, गार्लिक और लीक रहते हैं। देन ग्रुप 7 हेयर इज द लिस्ट ऑफ ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल्स ऑफ देयर कल्चरल ऑपरेशन, यानी कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 16 तक जितने भी ग्रुप्स में वेजिटेबल्स को शो किया गया है वो ऐसी वेजिटेबल्स क्रॉप है जिनके लिए सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस रिक्वायर्ड की जाती हैं। जैसे कि ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोटैटो की बात की गई है, सोलेनेशियस क्रॉप्स जो कि ग्रुप 2 में आती है, जैसे यहाँ पिक्चर से क्लियर हो रहा है कौन कौन सी सोलेनेशियस क्रॉप्स रहती हैं, चिल्ली, पेपर, बेल पेपर, ब्रिंजल एंड टोमेटो। देन अबाउट द ग्रुप 3 में आपकी कोल क्रॉप्स रहते हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, ब्रोकली एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स।
ग्रुप 4 में जितने भी कुकुरबिट्स हैं आपके वो रहते हैं। यहाँ पे कुछ कुकुरबिट्स के फोटोज दिखाए गए हैं कि कौन कौन से ग्रुप 4 में कुकुरबिट्स रहते हैं। हेयर अबाउट द रूट क्रॉप्स जो कि ग्रुप 5 में, जिनके लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं सेम रहती है। देन ग्रुप 6 में कल्चरल प्रैक्टिसेस सेम रहेंगी, लाइक बल्बस क्रॉप जितनी भी आपकी लीक, अनियन, गार्लिक या शैलेट रहेंगी। ग्रुप 7 में सैलेड क्रॉप्स या फिर लीफी क्रॉप्स की बात की जाएगी। ग्रुप 8 में ग्रीन पॉट हर्ब्स की बात की जाएगी, जिनके लिए जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है या फिर उनको ग्रो करने का जो मेथड है वो सिमिलर रहता है। पीज और बीन्स की बात की जाए तो इनके लिए जो जितने भी कल्चरल मेथड्स हैं वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने तरह के पीज और बीन्स जो हैं जिनके लिए कल्चरल मेथड ऑफ एप्लीकेशन सेम रहते हैं फॉर द ग्रोइंग पर्पस। अबाउट द ट्यूबर क्रॉप्स अदर देन द पोटैटो लाइक तारो, एलिफेंट फुट याम, चाइनीज याम, यानी कि पोटैटो को छोड़ के जो कि ग्रुप 1 में आता है उसके अगेंस्ट अगर बात की जाए तो बाकी जितने ट्यूबर क्रॉप्स हैं उनके लिए सिमिलर रिक्वायरमेंट रहती है फॉर द मैथड ऑफ ग्रोइंग, यानी कि कैसे ग्रो किया जाए, एक्सेप्ट पोटैटो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटैटो को छोड़ के जितनी अदर ट्यूबर क्रॉप्स हैं उनके लिए कल्चर मेथड्स जो हैं वो सिमिलर रहते हैं। देन अबाउट स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो आपका ग्रुप 11 में रहता है। अबाउट ओकरा, ओकरा के लिए जो मेथड ऑफ सोइंग है वो डायरेक्ट सीडिंग से हम करते हैं। अबाउट पॉइंटेड गॉड, देन टेम्परेट पेरिनियल क्रॉप्स हैं लाइक एस्पैरागस, क्लोव आर्टिचोक, रूबाब and other many other crops. Here is the group 15 includes the tropical perennial vegetables like curry leaf, drumstick and etc. Then chow chow group included in group 16. So picture से clear हो रहा है कि कौन सी group of vegetable है जिसके लिए specific cultural method of application required है। तो with this lecture I will continue in the next lecture with the different types of vegetables crops accordingly on the basis of method of cultural operations. Firstly I will discuss about the fruit vegetables. Thank you everyone.